प्रिय मित्रों, आज हम लोग ऊप्स प्रोग्रामिंग मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो पाइथन में होती है उसके बारे में बात करेंगे और ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। पाइथन में लगभग सारी ही चीज़ें ऑब्जेक्ट में ही होते हैं और ये 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। तो आप अभी इसके बारे में हम बताते हैं। जैसे ये एक ऑब्जेक्ट क्या होता है, जैसे ये पर्सन है। पर्सन एक क्लास हो गया और पर्सन की दो प्रॉपर्टी हमने लिया है, हर आदमी का कुछ नाम होगा और हर आदमी का कुछ एज होगा। तो एक टेम्पलेट है, मतलब ये स्पेसिफिकेशन है या एक खाका है, समझ लिए कि इसमें पर दो चीज़ दिया है प्रॉपर्टी में, नेम और एज, और इसमें कुछ मेथड भी होंगे, मतलब फंक्शन भी हो सकते हैं। जैसे नाम जानने के लिए गेट नेम, नाम सेट करने के लिए सेट नेम, ऐसे ही गेट एज, सेट एज, और भी फंक्शन हो सकते हैं। तो इसी क्लास में ये वेरिएबल्स होते हैं जैसे नेम और एज है, और इन वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए कुछ फंक्शंस भी हम बना सकते हैं। लेकिन ये टेम्पलेट होता है, एक्चुअली ये क्लास मेमोरी नहीं घेरता, जस्ट एक आइडिया होता है कि ये किस टाइप का है। अब ये सुपर क्लास है, पर्सन तो कोई भी हो सकता है। अब दूसरा क्लास है एम्प्लॉय यहाँ पर। तो पर्सन कोई ज़रूरी नहीं है कि एम्प्लॉय ही हो। देखिए एक चीज़ इसमें तय है, हर एक एम्प्लॉय जो है वो पर्सन होगा, लेकिन हर पर्सन, हर आदमी एम्प्लॉय होना ज़रूरी नहीं है। कोई मालिक भी हो सकता है या कोई अपना बिजनेस वाला भी हो सकता है, तो वो तो एम्प्लॉय नहीं होगा। तो पर्सन एक जनरल एक स्पेसिफिकेशन है और एम्प्लॉय भी एक जनरल स्पेसिफिकेशन है, लेकिन ये पर्सन से ही लिया गया है। तो इसको कहा जाएगा कि एम्प्लॉय सब क्लास है पर्सन क्लास का, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि पर्सन क्लास एम्प्लॉय क्लास का सुपर क्लास है। इसमें क्या होगा कि सुपर क्लास जो कि पर्सन है, इसकी दो प्रॉपर्टी नेम और एज ऑटोमेटिकली एम्प्लॉय में आ जाएंगी, क्योंकि हर एम्प्लॉय में नेम और एज तो होगा ही। तो एम्प्लॉय ये जो क्लास है ये पर्सन क्लास का ही एक सब क्लास है, इसी से लिया गया है। लेकिन ये भी क्लास है, तो ये मेमोरी नहीं घेरेगा, ये भी एक स्पेसिफिकेशन है। अब इसकी खासियत क्या है, इसमें नेम और एज के अलावा सैलरी भी होगी, क्योंकि हर एम्प्लॉय को एक सैलरी भी चाहिए। तो मतलब इसी का एक पर्सन का ही स्पेशल रूप है एम्प्लॉय, जिसमें नेम एज के अलावा सैलरी भी है। अब एम्प्लॉय कई तरह के हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई डॉक्टर है या इंजीनियर है या कोई मिलिट्री में है, तो दो एग्जांपल हमने लिया है। मान लीजिए डॉक्टर, तो अब ये डॉक्टर क्लास होगा। ये जो डॉक्टर क्लास है ये सब क्लास हो जाएगा एम्प्लॉय क्लास का, और एम्प्लॉय खुद में सब क्लास है पर्सन का। या इसका उल्टा ऐसे भी बोल सकते हैं कि पर्सन क्लास एम्प्लॉय क्लास का सुपर क्लास है, और डॉक्टर क्लास और एम्प्लॉय क्लास डॉक्टर क्लास का सुपर क्लास है। तो ये जितनी प्रॉपर्टी ये टॉप वाले पर्सन सुपर क्लास में नेम और एज हैं, ये एम्प्लॉय को भी आएंगी और डॉक्टर को भी जाएंगी। एम्प्लॉय में एक अलग कैटेगरी है सैलरी, एक वेरिएबल है सैलरी। अब चूंकि एम्प्लॉय का ही सब क्लास डॉक्टर है, तो सैलरी वाली प्रॉपर्टी भी डॉक्टर में जाएगी। तो कहने का मतलब डॉक्टर में तीनों प्रॉपर्टी आ गई। अपने डॉक्टर के दो सुपर क्लास हो गए, एक तो इमीडिएट सुपर क्लास एम्प्लॉय है, दूसरा उसका सुपर क्लास पर्सन है। तो ये सारी प्रॉपर्टी पर्सन से नेम एज और एम्प्लॉय से सैलरी, ये सारी डॉक्टर में आ जाएंगी। उसके अलावा डॉक्टर की अपनी भी प्रॉपर्टी हो सकती है। जैसे मान लीजिए किस रोग का एक्सपर्ट है वो, तो एक डिजीज वेरिएबल हो गया, जिस बीमारी का एक्सपर्ट है। तो कहने का मतलब ऐसे भी बोल सकते हैं कि डॉक्टर एक एम्प्लॉय भी है और डॉक्टर पर्सन भी है।
और एम्प्लॉय पर्सन की सारी प्रॉपर्टी डॉक्टर में आ गई। उसके अलावा डॉक्टर की अपनी एक स्पेशल प्रॉपर्टी है, डिजीज, किस रोग का एक्सपर्ट है। इसी तरह से यहाँ पर ये इंजीनियर जो क्लास है, ये भी सब क्लास है एम्प्लॉय क्लास का। तो इंजीनियर में भी ये टॉप वाले सुपर क्लास पर्सन से नेम एज और इसका इमीडिएट सुपर क्लास सैलरी की, ये तीनों प्रॉपर्टी इंजीनियर में भी आ जाएंगी, नेम एज और सैलरी। उसके अलावा इंजीनियर की भी अपनी एक अलग से प्रॉपर्टी होगी। जैसे मान लीजिए किस मशीन का एक्सपर्ट है वो, किस तरह के इक्विपमेंट का एक्सपर्ट है, तो मशीन वाली प्रॉपर्टी। तो ये हायरार्की चली आ रही है, हायरार्की, तो इसको इनहेरिटेंस बोलते हैं। सुपर क्लास की जो प्रॉपर्टी है वो अपने सब क्लास में आती जाती है, या अगर उल्टा बोलें तो सब क्लास सुपर क्लास की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर लेता है। जैसे एक ग्रैंडफादर की कुछ प्रॉपर्टी उसके बेटे में आ जाती है, और बेटे की कुछ और प्रॉपर्टी और ग्रैंडफादर की भी प्रॉपर्टी उसके नाती में आ जाती है, मतलब ग्रैंड चिल्ड्रन में आ जाती है। तो इसी तरह से इस प्रॉपर्टी को इनहेरिटेंस बोला जाता है, जो सुपर क्लास से सब क्लासेस में आती, इनहेरिट होती जाती है। उसके अलावा हर क्लास की अपनी अलग भी प्रॉपर्टी हो सकती है। लेकिन ये जितने क्लास हैं ये एक टेम्पलेट हैं, जस्ट एक स्पेक है, ये मेमोरी नहीं घेरेंगे। मेमोरी तब घेरेंगे जब इनका कोई ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। ऑब्जेक्ट हम कैसे, तो जैसा हम बताया था, क्लास इज ए कलेक्शन ऑफ डाटा, मतलब एक क्लास के अंदर वेरिएबल्स होते हैं और उन वेरिएबल्स को असाइन करने के लिए या चेंज करने के लिए फंक्शन होते हैं, फंक्शन दैट एक्ट ऑन दोज डेटा। और पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज पाइथन इज एन ऑब्जेक्ट विथ इज प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स। इवन फंक्शन भी ऑब्जेक्ट होते हैं, इवन क्लास भी खुद में क्लास का ऑब्जेक्ट होता है। तो ए क्लास इज ए ब्लूप्रिंट और टेम्पलेट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स। एक जस्ट एक खाका होता है कि क्या क्या प्रॉपर्टी होगी क्लास में। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट आर एक्चुअल इंस्टांसेस, उस किसी क्लास के एक्चुअल इंस्टांसेस जो मेमोरी घेरते हैं उनको ऑब्जेक्ट कहा जाता है। तो प्रोग्रामिंग होती है ऑब्जेक्ट्स के बीच में। इनहेरिटेंस वो प्रॉपर्टी है, जैसा हमने बताया था, अलाउज ए न्यू क्लास, चाइल्ड क्लास या सब क्लास टू इनहेरिट एट्रीब्यूट्स एंड मेथड। एट्रीब्यूट्स मतलब वही वेरिएबल्स और मेथड्स मतलब फंक्शन फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग क्लास और पेरेंट क्लास। सुपर क्लास को पेरेंट क्लास भी बोलते हैं। मतलब इनहेरिटेंस वो प्रॉपर्टी है जिसमें कोई क्लास अपने सुपर क्लास की प्रॉपर्टी को, प्रॉपर्टी में मतलब उसके वेरिएबल्स और उसके जो फंक्शंस हैं उनको ऑटोमेटिकली इनहेरिट कर लेता है। इसका फायदा होता है कि एक बार क्लास हमने बना लिया तो उसके कई ऑब्जेक्ट हम बना सकते हैं, और उस क्लास में थोड़ा मोड़ा चेंज करके मतलब उसका सब क्लास बनाकर हम और भी यूज कर सकते हैं। कोड की मतलब रीयूजेबिलिटी होता है, कई बार कोड को हम यूज कर सकते हैं। और एक पॉलीमॉर्फिज्म भी क्लास उप्स की प्रॉपर्टी है। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब पॉली मतलब मेनी, मॉर्फिज्म मतलब रूप। तो मेनी मतलब कई रूप, मेनी फॉर्म्स। इसका मतलब ये है कि अलाउज लाइक फंक्शंस, मेथड्स और ऑपरेटर्स टू बिहेव डिफरेंटली बेस्ड ऑन टाइप ऑफ डाटा दे आर हैंडलिंग। जैसे पाइथन प्रोग्रामिंग हमने देखा था कि अगर दो इंटीजर के बीच में प्लस लगाया जाए तो इंटीजर का सम वो रिटर्न करेगा, लेकिन दो स्ट्रिंग के बीच में अगर हम प्लस ऑपरेटर लगाते हैं तो स्ट्रिंग्स को वो इंटीजर जैसे नहीं जोड़ता है, आगे पीछे रख देता है दो स्ट्रिंग को, उसको कॉन्केटेनेशन कहा जाता है। तो एक ही प्लस ऑपरेटर का हमने दो यूज कर लिया। इंटीजर के केस में वो जो है अरिथमेटिक एडिशन कर दिया, और स्ट्रिंग के केस में वो कॉन्केटेनेशन कर दिया। इसी तरह से कुछ लैंग्वेजेज में से जावा वगैरह में है कि इस फंक्शन के जो पैरामीटर हैं, फंक्शन का नाम तो वही है लेकिन पैरामीटर का पैरामीटर लिस्ट में मतलब टाइप ऑफ पैरामीटर या नंबर ऑफ पैरामीटर अगर हम जो पास कर रहे हैं फंक्शन, वो अगर चेंज कर दें तो वो दूसरे टाइप का फंक्शन हो जाता है। तो एक ही फंक्शन को हम कई रूप में कर सकते हैं, ये भी पॉलीमॉर्फिज्म है।
एक और चीज़ होता है कि रन टाइम में हम चाहें कि किसी क्लास के कई तरह के ऑब्जेक्ट्स बने हैं, तो ये रन टाइम में डिसाइड होगा कि उसी क्लास का कौन सा ऑब्जेक्ट एक्चुअली एक्सिक्यूट होगा। ये पॉलीमॉर्फिज्म है, मतलब एक ही फंक्शन से हम फंक्शन एक ही फंक्शन मतलब नाम एक ही रहेगा, लेकिन वो कई तरह का काम उससे हम कर सकते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म वो प्रॉपर्टी है और इनेबल्स objects of different classes to be treated as objects of common type, allowing a single interface to represent different underlying form of object। मतलब एक ही इंटरफेस से कई तरह के ऑब्जेक्ट हम बना सकते हैं और रन टाइम में ये डिसाइड होगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट का हम यूज करेंगे। अब पाइथन इंप्लीमेंट्स पॉलीमॉर्फिज्म थ्रू डायनामिक टाइपिंग। जैसे रन टाइम में पाइथन ये डिसाइड करता है कि ये इंटीजर है कि स्ट्रिंग है कि फ्लोट है, वेयर टाइप ऑफ डाटा इज नॉट स्टैटिकली डिक्लेयर्ड। जैसे हम और लैंग्वेजेज में इंट या फ्लोट डिक्लेयर करते हैं, जावा या सी में, तो पाइथन में नहीं डिक्लेयर करते हैं कि ये वेरिएबल इंट है या फ्लोट। वो रन टाइम में ही डिसाइड कर लेता है। नंबर अगर है तो उसको इंटीजर मानेगा, डेसिमल लगा है तो फ्लोट मानेगा, और कैरेक्टर रहेगा तो स्ट्रिंग मान लेगा। तो स्टैटिस्टिकली मतलब रन टाइम के पहले ये डिसाइड नहीं हम करते हैं कि किस टाइप का वेरिएबल है। रन टाइम में पाइथन जानता है, मतलब ये इसको डायनामिक टाइपिंग कहा जाता है कि डायनामिकली वो डिसाइड करता है रन टाइम में कि ये किस टाइप का ये वेरिएबल है। इसको इन्फर्ड कहा जाता है। डायनामिकली रन टाइम में इन्फर करता है कि डाटा किस टाइप का है। मेथड ओवरराइडिंग भी होता है। मेथड ओवरराइडिंग फिर सब क्लास प्रोवाइड्स इट्स ओन स्पेसिफिक क्लास। जैसे किसी सुपर क्लास, चूंकि कोई सब क्लास अपने सुपर क्लास के फंक्शन को इनहेरिट कर लेता है, तो वो या तो कर सकता है कि सुपर क्लास का फंक्शन को हूबहू ऐसे ही यूज कर ले, लेकिन उसमें चेंज भी कर सकता है। वो चेंज क्या कर सकता है कि नाम तो वही रहेगा फंक्शन का, लेकिन उसमें पैरामीटर लिस्ट में जैसे 2 पैरामीटर पास होना है तो 3 कर देगा, 4 कर देगा, या कोई नहीं कर देगा, तो वो दूसरा रूप हो जाएगा उसी फंक्शन का। तो मेथड ओवरराइडिंग जो सब क्लास करते हैं वो भी एक पॉलीमॉर्फिज्म का रूप है। where a subclass provides its own specific implementation of a method that is already defined in parent class। वही बात हुई, जैसे पेरेंट क्लास का कोई मेथड है, हम चाहते हैं कि एग्जैक्टली पेरेंट क्लास के हिसाब से वो फंक्शन ना करे कुछ और ढंग का, तो उसके सब क्लास में उस फंक्शन का नाम तो वही रहेगा, कुछ दूसरा काम करवाएंगे, दूसरे तरह के स्टेटमेंट करवा सकते हैं, या पैरामीटर की लिस्ट बदल सकते हैं। ऑपरेटर ओवरलोडिंग, जैसे हमने बताया था कि वही प्लस जो है स्ट्रिंग के केस में कॉन्केटेनेट करता है और इंटीजर के केस में अरिथमेटिक एडिशन करता है, तो ये भी एक पॉलीमॉर्फिज्म का ही रूप है। एक क्लास ऑब्जेक्ट्स में एक इनकैप्सुलेशन होता है। इनकैप्सुलेशन मतलब डेटा और उस डेटा के ऊपर को एक्सेस करने के लिए फंक्शंस, ये दोनों को एक ही क्लास के अंदर हम बाइंड कर देते हैं, रख देते हैं। तो बंडलिंग ऑफ डेटा एंड मेथड्स दैट ऑपरेट ऑन द डेटा विद इन ए सिंगल यूनिट। ऑब्जेक्ट के अंदर, एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा मतलब वेरिएबल्स भी होंगे और फंक्शंस भी होगा, इन दोनों को एक साथ रखना, प्लस उनका जो डेटा का एक्सेस हम रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं। जैसे प्राइवेट अगर कर देंगे तो उस डेटा को डायरेक्टली बाहर से नहीं एक्सेस कर सकते, उसके लिए खास नियम अपनाना पड़ेगा। तो ये इट रेस्ट्रिक्ट्स डायरेक्ट एक्सेस टू डेटा फ्रॉम आउटसाइड द ऑब्जेक्ट। क्रिटिकल डेटा कैन बी एक्सेस्ड ओनली थ्रू फंक्शंस। जो क्रिटिकल डाटा है वो डायरेक्टली हम डॉट ऑपरेटर लगाकर नहीं एक्सेस कर सकते, फंक्शंस के जरिए एक्सेस कर सकते हैं। जैसे जावा में हम वेरिएबल्स को प्राइवेट रखते हैं, लेकिन जो फंक्शंस होते हैं पब्लिक कर देते हैं। अब वो फंक्शन चूंकि क्लास के अंदर ही रहता है, और इसीलिए वो फंक्शन जो कि पब्लिक है बाहर से एक्सेस हो जाएगा, और वो फंक्शन उस क्लास के प्राइवेट वेरिएबल को भी एक्सेस कर सकता है। तो मतलब डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए डेटा को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, थ्रू फंक्शन ही कर सकते हैं। तो ये सब बाइंडिंग डेटा एंड मेथड्स को एक क्लास के अंदर, ये इनकैप्सुलेशन होता है।
एब्स्ट्रैक्शन होता है, जैसे इसका सिंपल एग्जांपल ये है, जैसे कार चलाने के लिए हमको ये नहीं जानना जरूरी है कि कार में कार के इलेक्ट्रॉनिक्स में कौन कौन से कंपोनेंट लगे हैं, इंजन में कौन कंपोनेंट लगा है, किस में का, बस हमको एक ड्राइवर के लिए जो जरूरी चीज़ें हैं वही जानना है। हैंडल कैसे काम करता है, ब्रेक कैसे काम करना है, स्टार्ट करते करते हैं, बंद कैसे करते हैं। तो ये सब चीज़ें मतलब जो नेसेसरी फंक्शनलिटीज़ हैं केवल हम देते हैं किसी क्लास में, और डिटेल में फंक्शनलिटी होगी उसके जो सब क्लास कराएंगे हम। जैसे अभी हम बताए थे, एक तरह से एब्स्ट्रैक्शन का यही जो एग्जांपल हो सकता है, जैसे ये मान लीजिए ये जो है पर्सन, एक एब्स्ट्रैक्ट तो नहीं है लेकिन मतलब आइडिया वही है कि पर्सन में जो सबसे टॉप सुपर क्लास है, जो जरूरी चीजें हैं जो हर एम्प्लॉय में होगी और डॉक्टर इंजीनियर में भी होगा, सारे सुपर क्लास में होगा, नेम एंड एज। तो टॉप सुपर क्लास में वो रख दिए और उससे इनहेरिट कर लिया ये डॉक्टर, तो डॉक्टर के अंदर अपनी प्रॉपर्टी, डिजीज आ गई, इंजीनियर के अंदर मशीन आ गया। तो इस तरह से जो है एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस जो होते हैं उसमें जो जरूरी वेरिएबल्स होते हैं, जरूरी फंक्शन वही रखते हैं हम। जरूरी मतलब वो सारे सब क्लासेस में जो कॉमन हो वही रखेंगे एब्स्ट्रैक्ट क्लास में। बाकी डिटेल हर क्लास के हिसाब से अलग अलग जो डिटेल होगा वो सब क्लासेस में होंगे। तो ये एब्स्ट्रैक्ट का आइडिया है। एब्स्ट्रैक्ट करने के लिए एब्स्ट्रैक्ट एक कीवर्ड होता है, तो अभी एग्जांपल बाद में देखें कि एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस कैसे लेते हैं। आइडिया वही है उसका, मतलब हाइडिंग कॉम्प्लेक्स इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स, मतलब कॉम्प्लेक्स इम्प्लीमेंटेशन डिटेल मतलब कई तरह के फीचर्स ये सब क्लासेस में डाल दो जो इनहेरिट करेंगे। सुपर क्लास में कोई मिनिमम जो फंक्शनलिटी डालो जो सब में कॉमन हो। एक्सपोजिंग ओनली नेसेसरी फंक्शनलिटीज टू द यूजर, मतलब सुपर क्लास में। ऊप्स जो है रियल वर्ल्ड इंटाइटी, मतलब रियल वर्ल्ड में तो ऑब्जेक्ट के बीच में ही काम होता है, तो ऊप्स एक तरह से रियल वर्ल्ड को ही साइमुलेट करता है, ऊप्स की प्रोग्रामिंग। जैसे आदमी है, कार है, दुकान है, स्कूल है, ये सब ऑब्जेक्ट ही हैं और सारा इंटरेक्शन इन्हीं के बीच में होता है। आदमी की भी प्रॉपर्टी कुछ है, वेरिएबल्स हैं, कार की भी कुछ वेरिएबल्स हैं, दुकान की भी कुछ वेरिएबल्स हैं और इनको एक्सेस करने के लिए फंक्शंस हैं। तो जैसे रियल वर्ल्ड में काम होता है वैसे ही ऊप्स में भी प्रोग्रामिंग के जरिए रियल वर्ल्ड टाइप का ही माहौल बनाया जाता है। ये ज़्यादा प्रैक्टिकल होता है और काफ़ी फ़ायदे हैं, मतलब कोड रीयूजेबिलिटी है, मॉड्यूलर हो जाता है, मतलब कंपैक्ट हो जाता है हमारा कोड, और जिसको एडिट भी कर सकते हैं एक जगह से। अब से ईच ऑब्जेक्ट जनरेटेड फ्रॉम ए क्लास हैज एक्सेस टू क्लास एट्रीब्यूट्स। हर ऑब्जेक्ट जो बनाएंगे क्लास का, तो वो ऑब्जेक्ट जो है उस क्लास के सारी प्रॉपर्टी को, मतलब वेरिएबल को, फंक्शन को डॉट लगाकर एक्सेस कर सकता है। और एक क्लास से कई हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। जैसे डॉक्टर क्लास हमने बताया, एक डॉक्टर क्लास से हम कई डॉक्टर के एक्चुअल ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, मतलब इंस्टांस बना सकते हैं डॉक्टर क्लासेस के। और जैसे बताया वी कैन एक्सटेंड ए क्लास रीडिफाइनिंग इट एट्रीब्यूट्स आउटसाइड द क्लास इटसेल्फ बाय न्यू सॉफ्टवेयर कंपोनेंट कॉल्ड सब क्लास। मतलब सब क्लास में हम सुपर क्लास की फंक्शनलिटी को में और कुछ जोड़ सकते हैं। जैसा एम्प्लाई में हमने और जोड़ दिया, एम्प्लाई में सैलरी एक फीचर जोड़ दिया था। क्लासेस को नॉर्मली मॉड्यूल फाइल्स, मतलब पाइथन में मॉड्यूल कहते हैं, जो मॉड्यूल कहा जाता है जो नॉर्मली जो पाइथन की फाइलें होती हैं डॉट पाई वाली, उनको मॉड्यूल कहा जाता है। तो क्लासेस को हम डिफाइन करते हैं नॉर्मली फाइल्स में और इंपोर्ट कर सकते हैं उसको इंपोर्ट कीवर्ड के द्वारा। क्लास ऑब्जेक्ट सर्व एज इंस्टांस फैक्ट्री, इसका मतलब कि क्लास से, एक क्लास से हम कई इंस्टांस बना सकते हैं, कई ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। इंस्टांस ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट द कॉन्क्रीट आइटम्स इन प्रोग्राम डोमेन। कंक्रीट आइटम्स मतलब कि जो मेमोरी घेरते हो, तो ऑब्जेक्ट ही एक्चुअल मेमोरी घेरते हैं, उन्हीं पर काम होता है।
अब किसी चीज को सर्च किया जाता है इनहेरिटेंस से, बॉटम से बॉटम लेवल से जाएंगे, उसके सुपर क्लास में, वहां नहीं मिला तो सुपर क्लास में, वहां नहीं मिला तो उसके सुपर क्लास में जाएंगे हम। तो अभी जैसे यहाँ पर बता दें कि इस केस में अगर कोई भी प्रॉपर्टी है तो डॉक्टर के अंदर, चूंकि डॉक्टर के अंदर नेम भी आएगा, एज भी आएगा, इनहेरिट होगा पर्सन से, सैलरी भी इनहेरिट होगी एम्प्लाई से। तो अगर डॉक्टर का नेम अगर हम जानना चाहेंगे तो पहले डॉक्टर के अंदर देखेगा। अब ना डॉक्टर क्लास में हम नहीं लिखे हैं तो डॉक्टर के सुपर क्लास में जाएगा, एम्प्लाई में जाएगा। एम्प्लाई में भी हमने नेम नहीं लिखा है तो इसके सुपर क्लास में जाएगा, तो नेम इसको पर्सन में या क्लास में मिल जाएगा। तो ऐसे एक्सेस होता है, किसी भी वेरिएबल को या फंक्शन को एक्सेस होता है फ्रॉम ये इस क्लास के उसके सुपर क्लास में, फिर वहां नहीं मिला तो उसके सुपर क्लास में। तो बॉटम टू टॉप ये जो है एक्सेसिंग होती है। और पहली बार जहां मिल गया वहां जो है, जब जिसे अगर सैलरी को खोजना हो तो डॉक्टर में सैलरी तो है नहीं, यहीं नहीं मिला तो इसका सुपर क्लास में देगा एम्प्लॉय, तो यहीं मिल गई सैलरी, तो उसी का यूज कर लेगा। अब पर्सन में नहीं जाएगा, जब भी फर्स्ट टाइम मिल जाएगा वो तो उसका यूज कर लेगा वो। इस तरह से बॉटम टू टॉप सर्च किया जाता है। ये भाई इनहेरिटेंस सर्च इज सिंपली सर्च ऑफ ट्री फ्रॉम बॉटम टू टॉप। किसी भी एट्रीब्यूट को, मतलब वेरिएबल को या फंक्शन को बॉटम टू टॉप सर्च किया जाता है, जहां भी पहले मिल जाता है उसी का यूज कर लेते हैं। अब किसी ऑब्जेक्ट के फंक्शन कैसे क्या कॉल होते हैं, जैसे एक बॉब ऑब्जेक्ट है हमने बना दिया, मान लिया पर्सन क्लास का ही बना दिया, तो अब पर्सन में एक गिव रेस फंक्शन है, तो कॉल करेंगे ऑब्जेक्ट का नाम, इसमें डॉट लगाकर फंक्शन का नाम, तो ये बॉब ऑब्जेक्ट के गिव रेस फंक्शन को कॉल कर लेगा। दूसरा तरीका है, मान लीजिए बॉब ये है इम्प्लाई क्लास का ऑब्जेक्ट है, तो एक्चुअली जो पाइथन जो इंटरनली कॉल करता है वो क्या कर, जब भी हम बॉब ऑब्जेक्ट है बॉब डॉट गिव रेस कॉल करेंगे तो इंटरनली पाइथन करता है बॉब, चूंकि अगर इम्प्लाई क्लास का है ऑब्जेक्ट तो इम्प्लाई क्लास नेम में डॉट लगा करके और गिवरेज फंक्शन कॉल करेगा और उसमें बॉब ऑब्जेक्ट को पास कर देता है। इंटरनली पाइथन ये करता है, मतलब क्लास का नाम डॉट फंक्शन का नाम और फंक्शन के अंदर पास हो जाता है वो ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर फंक्शन कॉल किया जाता है। लेकिन हम करेंगे ऐसे, ऑब्जेक्ट का नाम बॉब डॉट लगाकर फंक्शन का नाम, ये तरीका है कॉल करने का। क्लास कैसे बनाते हैं, तो क्लास कीवर्ड है और क्लास कीवर्ड के आगे क्लास का नाम, जैसे माई क्लास, और लिखकर ये कंपाउंड स्टेटमेंट वाला कॉलन, फिर इसके सामने या इसके नीचे हम स्टेटमेंट, डिफरेंट स्टेटमेंट डाल देंगे। स्टेटमेंट मतलब या तो वेरिएबल की डिफिनीशन, फंक्शन की डिफिनीशन या कुछ भी। तो क्लास कीवर्ड यूज करेंगे, इसके सामने क्लास का नाम लिखेंगे, और अगर ये मतलब इनहेरिट है तो क्लास के नाम के आगे ब्रैकेट खोल करके लिखेंगे कि मतलब इसके सब क्लास कौन कौन है। अगर 2 या 3 इसके सुपर क्लास हैं तो दोनों को कामा लगा करके अलग करेंगे, वो अभी बताएंगे। इच टाइम ए क्लास इज कॉल्ड इट जनरेट्स ए न्यू इंस्टांस ऑब्जेक्ट। जैसे किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, जैसे माई क्लास है, माई क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के माई क्लास लिखा, फिर ये ब्रैकेट जो है खोला और बंद किया, तो ये माई क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और माई क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएगा और उसका नाम हो जाएगा ओबीजे। ठीक है, यहाँ पर अब जैसे ये क्लास जो है ये C2 क्लास है, ये C3 क्लास है, अब ये हमने डिक्लेयर कर दिया क्लास C1, फिर लेकिन ब्रैकेट में C2 कामा C3 लिखा है। इसका मतलब ये समझेगा कि क्लास C1 एक क्लास है जो इनहेरिट हो रहा है C2 और C3 से, मतलब C1 के 2 सुपर क्लासेस हैं। जैसे ऐसे समझिए, किसी कोई बच्चा अपनी प्रॉपर्टी अपने फादर से भी लेगा, मदर से भी लेगा, तो मदर और फादर उस बच्चे के सुपर क्लास हैं, या बच्चा जो है उन मदर और फादर का चाइल्ड क्लास है। तो मदर फादर जो सुपर क्लास है उसकी उनकी प्रॉपर्टी
बच्चे में भी आ जाती है। तो इस तरह से ये जैसे क्लास C1 क्लास है, ये सब क्लास है दो क्लासों का, C2 और C3 का। तो C2 C3 की प्रॉपर्टी C1 में आ जाएगी। अब कोई वेरिएबल को सर्च करना हुआ C1 में, तो पहले C1 में करेगा, उसमें नहीं मिलेगा तो इसके सुपर क्लास C2 में करेगा, उसमें नहीं मिला तो C3 में करेगा। मतलब लेफ्ट टू राइट सर्चिंग होती है सुपर क्लासेस के अंदर, किसी भी वेरिएबल को सर्च करना हो। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए C1 का ऑब्जेक्ट बनाना हो तो क्लास का नाम लिख करके और ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट यूज कर लेंगे, तो जैसे फंक्शन कॉल करते हैं तो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और I1 ऑब्जेक्ट बनेगा। इसी तरह से ये C1 का एक I2 ऑब्जेक्ट बन गया। अब देखिए I1 एक अलग मेमोरी घेरेगा, उसकी अपनी प्रॉपर्टी होगी, और I2 अलग मेमोरी घेरेगा, दोनों एक ही क्लास C1 के हैं। Attributes attached to instances pertain only to those single instances live in separate memory। जैसे कई डॉक्टर हमने बना दिया तो हर डॉक्टर का डिजीज अलग अलग होगा, मतलब किस डिजीज में एक्सपर्ट है, तो हर डॉक्टर के लिए अलग अलग मेमोरी वो घेरेगा। लेकिन क्लास के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो शेयर्ड बाय ऑल सब क्लासेस एंड इंस्टांस है। जैसे ये पर्सन में ये नेम और एज जो है सबके द्वारा शेयर किए जाएंगे, इसके डॉक्टर द्वारा भी और इंजीनियर द्वारा भी नेम और एज कॉमन रहेगा। लेकिन डॉक्टर अपनी प्रॉपर्टी है, डॉक्टर की अपनी प्रॉपर्टी डिजीज है, इंजीनियर की अपनी प्रॉपर्टी मशीन है। कई डॉक्टर बनाएंगे तो कई तरह के डिजीज, मतलब हर डॉक्टर अपने लिए एक अलग मेमोरी घेरेगा, क्योंकि हर डॉक्टर का अलग अलग एट्रीब्यूट होगा। अब क्लास वेरिएबल कैसे होते हैं और इंस्टांस वेरिएबल कैसे होते हैं, इसका एग्जांपल अभी हम बताएंगे। अभी एक हमने क्लास ये बना दिया, देखिए जैसे हमने क्लास बनाया C2 नाम से, C2 लिखकर कॉलन, फिर 4 स्पेस छोड़कर 2 वेरिएबल लिखा x, z। तो ये ट्रिपल असाइनमेंट है, x हो जाएगा 1 और z हो जाएगा 2। मतलब इसके 2 वेरिएबल हैं और ये क्लास वेरिएबल हैं। ऐसे ही क्लास C3 जो है इसके भी 2 वेरिएबल हैं, W3 हो जाएगा, Z4 हो जाएगा। क्लास C1 हमने बनाया जो इनहेरिट कर रहा है C2 C3 से। तो C2 और C3 की जो दोनों प्रॉपर्टी हैं, जैसे C2 की XZ और C3 की WZ, ये सब प्रॉपर्टी C1 में भी आ जाएंगी। अब हम कर क्या रहे हैं, क्लास C1 जो है यहाँ से यहाँ तक है इसके स्टेटमेंट। इसमें क्या हो रहा है, पहले x इक्वल टू 5 असाइन हो गया, y इक्वल टू 6 हो गया। तो C1 में चूंकि एक्स वाई भी इनहेरिट हो रहा है, नहीं, केवल x इनहेरिट हो रहा है जिसकी वैल्यू 5 है, y जो है इसकी खुद की प्रॉपर्टी है क्लास C1 की। y न तो C2 में है और न तो C3 में है, तो कोई भी सब क्लास अपनी खुद की प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर सकता है। जैसे y इक्वल टू 6, ये C1 की प्रॉपर्टी अलग से हो गई, और ये x इक्वल टू 5 ये ओवरराइट कर जाएगा इस वाले x को। अब ये क्लास C2 में तो x इक्वल टू 1 है, लेकिन हमने C1 जो इनहेरिट है C2 से भी है, उसमें x इक्वल टू 5 कर दिया, तो C1 के लिए x 5 माना जाएगा और C1 के लिए एक अलग वेरिएबल y 6 माना जाएगा। लेकिन ये क्लास वेरिएबल हैं, हर ऑब्जेक्ट के लिए वही हो गई ये, क्योंकि टॉप लेवल पर लिखे हैं। और इसके अंदर एक फंक्शन ही है, देख लीजिए ये फंक्शन हो गया इसी क्लास C1 के अंदर। फंक्शन का नाम है सेट नेम और पास हो रहा है इसमें सेल्फ और हु। ये क्या कर रहा है, सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू हु। इसमें क्या होगा कि सेल्फ जो है ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, जो ऑब्जेक्ट हम, क्योंकि क्लास से ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो सेल्फ मतलब वो ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं वो ऑब्जेक्ट। तो सेट नेम जिस ऑब्जेक्ट से कॉल, जो ऑब्जेक्ट कॉल करेगा उसमें उस सेट नेम फंक्शन का पहला पैरामीटर सेल्फ बनता है, वही ऑब्जेक्ट ही बन जाता है। और हु तो मान लीजिए कोई जो पास करेंगे सेट नेम में वो,
और ये क्या कर रहा है, सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू हु। तो जो भी पास होगा हु, उस वो असाइन हो जाएगा सेल्फ के नेम वेरिएबल को। इसमें नेम हो जाएगा जो भी पास हुआ। जैसे मान लीजिए हु की जगह पर संदीप पास हुआ, तो नेम हो जाएगा संदीप। तो ये जो नेम है, जो सेल्फ डॉट नेम करके असाइन किए हैं, ये इंस्टांस वेरिएबल है। ये हर ऑब्जेक्ट का अलग अलग होगा। लेकिन ये जो डायरेक्टली क्लास के अंदर x इक्वल टू 5 है, y इक्वल टू 6 है, ये क्लास वेरिएबल है। अगर C1 क्लास से कई ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो सबके लिए ये कॉमन होगा, x इक्वल टू 5 ही होगा, y इक्वल टू 6 ही होगा, सबके लिए कॉमन होगा। लेकिन ये जो नेम है, क्योंकि सेल्फ डॉट करके बनाए हैं, सेल्फ डॉट नेम, तो ये C1 क्लास का एक इंस्टांस वेरिएबल है। हर C1 ऑब्जेक्ट के लिए ये अलग अलग होगा, हर ऑब्जेक्ट के लिए। तो ये फर्क होता है। अब देखिए इसको हम कैसे ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। C1 लिखा, कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, इसका ऑब्जेक्ट I1 बना। ऐसे ही C1 कॉल हुआ, ऑब्जेक्ट I2 बना। अब अभी तक जो है नाम नहीं सेट हुआ है I1 और I2 का। नाम कब सेट होगा, ये I1 जो ऑब्जेक्ट बना है, इसमें डॉट ऑपरेटर लगाकर सेट नेम फंक्शन कॉल करें। क्योंकि सेट नेम इस C1 क्लास का ही सेट नेम फंक्शन है। तो C1 क्लास से जो ऑब्जेक्ट बनाए हैं I1 यहाँ पर, उसमें इस सेट नेम फंक्शन भी आ गया, क्योंकि C1 क्लास का ही है ऑब्जेक्ट। तो I1 डॉट सेट नेम हम कॉल कर लेंगे, और इसमें कुछ भी हम पास करेंगे, जैसे मोहन पास कर दिया। तो ऐसा करेंगे तो क्या होगा, सेट नेम कॉल होगा, और उसमें ये सेल्फ की जगह पर ये I1 ऑब्जेक्ट जाएगा, और हु की जगह पर मोहन जाएगा। देखिए सेट नेम में तो दो यहाँ लिखा है, सेल्फ और हु, लेकिन सेट नेम जब कॉल कर रहे हैं तो केवल एक मोहन पास कर रहे हैं। वो इसलिए कि सेल्फ को हम पास नहीं करते हैं, पाइथन खुद ही I1 मतलब ऑब्जेक्ट को सेल्फ की जगह पर पास कर देता है। हमको सेल्फ के अलावा बाकी जो उसके आगे जितने पैरामीटर हैं वो पास करना जरूरी होता है। एक चीज़ और है, ये सेल्फ जो है सबसे पहले हम लिखते हैं, और बाकी जो पास होने वाले पैरामीटर हैं उनको बाद में लिखते हैं। तो I1 डॉट सेट नेम पास कॉल करेंगे और मोहन पास करेंगे, तो मोहन स्ट्रिंग जो है हु की जगह पर जाएगी, और सेल्फ की जगह पर I1 ऑब्जेक्ट जाएगा। तो ये क्या कर रहा है, सेल्फ मतलब I1 डॉट नेम, सेल्फ मतलब I1 ऑब्जेक्ट हो गया, तो I1 डॉट नेम मतलब I1 ऑब्जेक्ट का नेम हो जाएगा हु मतलब मोहन। तो मोहन के अंदर तीन, मतलब जो I1 ऑब्जेक्ट है, तीन प्रॉपर्टी आ गई, x5 y6 और नाम मोहन। लेकिन x5 और y6 ये तो क्लास की प्रॉपर्टी है, मोहन की अपनी खुद की प्रॉपर्टी नहीं है। बल्कि एक्सेस कर सकता है, वो उसका पार्ट है, लेकिन वो क्लास वेरिएबल है। और नेम जो है I1 ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है, वो हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग होगा। जिसे यहाँ पर हमने बनाया था I2 बन गया। अब यहाँ पर I2 डॉट सेट नेम कर देंगे सोहन, तो वही काम होगा। सेल्फ में जो है I2 जाएगा, और हु में सोहन जाएगा, और I2 डॉट नेम इक्वल टू सोहन। तो दूसरा ऑब्जेक्ट जो I2 बनेगा उसका नाम सोहन हो जाएगा। लेकिन I2 के अंदर जो x इक्वल टू 5 y इक्वल टू 6 I2 के अंदर भी वही रहेगा, I1 के अंदर भी वही रहेगा, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट से नहीं मतलब है, ये क्लास वेरिएबल है। लेकिन जो नेम प्रॉपर्टी है वो इंस्टांस प्रॉपर्टी है, वो I2 की अपनी अलग प्रॉपर्टी है। I2 का नेम जो है सोहन है, I1 का नेम मोहन है। अब एक्सेस कैसे करें, प्रिंट कैसे करवाएं, सेट तो हमने कर दिया, तो ऑब्जेक्ट के नाम में डॉट लगाकर ऑब्जेक्ट I1 डॉट नेम, तो ये प्रिंट कर देगा मोहन। I1 ऑब्जेक्ट का नाम तो मोहन है, मोहन। I2 में डॉट लगाकर I2 डॉट नेम, तो ये सोहन प्रिंट कर देगा। अब मान लीजिए x और y को हम कैसे कर सकते हैं, क्लास का ना I1 डॉट एक्स, ये मतलब ऑब्जेक्ट का डॉट एक्स, I2 ऑब्जेक्ट का डॉट एक्स लगाकर ये x इक्वल टू 5 एक्सेस हम कर सकते हैं। ऐसे ही y इक्वल टू 6 को भी एक्सेस कर सकते हैं, मतलब
i1 डॉट वाई और i2 डॉट वाई। अब जैसे i2 डॉट एक्स, i2 डॉट एक्स और ऐसे ही i2 डॉट वाई भी एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन ये i1 और i2 की मतलब x और y दोनों के लिए कॉमन होगा, सिर्फ अंतर आएगा i1 i2 में नेम वाले वेरिएबल में। अब देखिए c1 डॉट डब्लू, c1 की क्योंकि w और ये z ये इनहेरिट हुए हैं सुपर क्लास से, मतलब w और z तो ये है ना, w और z तो c2 c3 सुपर क्लास में है, ये c1 में नहीं है। लेकिन c1 चूंकि सब क्लास है c2 c3 का, तो c1 में भी हम एक्सेस कर सकते हैं। c1 डॉट डब्लू हम लिख सकते हैं क्योंकि c1 के अंदर अपने सुपर क्लास का w प्रॉपर्टी भी आ गई है। और c1 डॉट जेड भी एक्सेस कर सकते हैं, क्लास का नाम c1 डॉट जेड, क्योंकि w और z क्लास की प्रॉपर्टी है। ऐसे ही c2 डॉट जेड, c2 डॉट ए क्लास का नाम में डॉट लगाकर जेड, तो सुपर क्लास के नाम में भी डॉट लगाकर सुपर क्लास का वेरिएबल एक्सेस कर सकते हैं। और इंस्टांस i1 i2 में भी डॉट लगाकर क्लास के वेरिएबल को भी एक्सेस कर सकते हैं, और इंस्टांस को तो एक्सेस कर ही सकते हैं। जैसे यहाँ पर i1 डॉट नेम हमने एक्सेस कर लिया, i2 डॉट नेम। अब देखिए इस सेल को अगर हम रन कराते हैं तो क्या प्रिंट होके आता है, देखिए ये प्रिंट होकर के आया है। मतलब i1 डॉट नेम ये मोहन प्रिंट कर दिया, i2 डॉट नेम सोहन प्रिंट कर दिया, और ये i1 डॉट एक्स, देखिए i1 डॉट एक्स i2 दोनों 5 है i1 i2 में, क्योंकि x क्लास वेरिएबल है। ऐसे ही i2 डॉट एक्स 5 है, i2 डॉट वाई ये 6 है। तो क्लास वेरिएबल सारे ऑब्जेक्ट में सेम होते हैं। और हमने c1 का w एक्सेस कर लिया, w चूंकि सुपर क्लास का है वो भी, लेकिन c1 डॉट w करके भी कर सकते हैं। ऐसे c2 डॉट जेड भी एक्सेस कर सकते हैं, w और z c2 c3 की प्रॉपर्टी है। तो यहाँ हम c1 से भी सब क्लास से भी एक्सेस कर सकते हैं और सुपर क्लास से भी एक्सेस कर सकते हैं c2 डॉट जेड ऐसे करके। जैसा हमने बताया था, any method inside a class automatically receives a special first argument called self। सेल्फ आर्गुमेंट जो होता है फर्स्ट आर्गुमेंट होता है किसी भी मेथड में हम लिखते हैं। और सेल्फ मतलब वो ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट उस फंक्शन को कॉल कर रहा है वो ऑब्जेक्ट पास होता है। हैंडल बैक टू द इंस्टेंस टू बी प्रोसेस, एनी वैल्यू यू पास टू मेथड योर सेल्फ गो टू आर्गुमेंट आफ्टर सेल्फ। मतलब फंक्शन में सेल्फ पहला पैरामीटर होगा और बाद के पैरामीटर हम कुछ भी हम कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। If a class wants to guarantee that an attribute like name is always set in its instances, it's more typically will fill out the attribute at the construction time in init method। अब ये init होता है डबल अंडर स्कोर, फिर init लिखकर डबल अंडर स्कोर, फिर एक स्मॉल ब्रैकेट से ओपन और क्लोज करते हैं। ये init स्पेशल फंक्शन है पाइथन का। एक्चुअली जब भी क्लास का ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं तो init अगर हमने लिखा हुआ है, इनिट फंक्शन डिफाइन किया हुआ है क्लास के अंदर, तो सबसे पहले वो इनिट क्लास को कॉल कर होता है। ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन होता है इनिट, ये एक्चुअली इनिशियलाइज करता है। इसके अंदर हम उस क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल हम लिख सकते हैं, उनको वैल्यू असाइन कर सकते हैं इनिट में। तो कंस्ट्रक्टर मतलब क्लास का जब ऑब्जेक्ट बना रहे हैं उस समय, जो ही हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसी समय ये इनिट फंक्शन कॉल करता है, कंस्ट्रक्टर फंक्शन। और इनिट फंक्शन में हम उसके इंस्टेंस वेरिएबल हम डिफाइन कर सकते हैं। इसका सिंटेक्स ये है, डिफ जो फंक्शन का कीवर्ड है, और डबल अंडरस्कोर इनिट डबल अंडरस्कोर और सेल्फ मतलब जो ऑब्जेक्ट जाएगा, और हु जैसे कोई पैरामीटर। काम कैसे करता है, सेल्फ डॉट नेम। अब उस क्लास का नेम जो इंस्टेंस वेरिएबल होगा वो हु से लिया जाएगा। तो ये नेम वेरिएबल इंस्टेंस वेरिएबल होगा, ये ध्यान रखिएगा। अब इसी में हम देख लीजिए, इनिट हमने अगर कर दिया ऐसे, जैसे ये तो हम सेट नेम किए थे, यहाँ पर जो है
सेट नेम कर दिए थे, लेकिन जो ही हम ये बनाए दो C1 और C2 इंस्टांस, I1 I2 इंस्टांस बनाए क्लास से, तो हमको ये सेट नेम और मोहन और सोहन पास करना पड़ा। लेकिन अगर हम सेट नेम की जगह पर इनिट किए होते कंस्ट्रक्टर फंक्शन, तो वो यहीं शुरू में ही जो ही ऑब्जेक्ट बना रहे हैं त्यों ही वो उनको सेट कर देगा, उनका नाम सेट कर देता। जैसे ये देखिए ये है यहाँ पर, अभी क्लास C2 है जिसमें XZ है और एक और पैरामीटर है CT इक्वल टू लखनऊ। क्लास C3 है, WZ पैरामीटर है, रोल इक्वल टू टीचर है। ये इस C2 के अंदर CT और C3 के अंदर रोल, ये दोनों क्लास वेरिएबल हैं। अब यहाँ क्लास C1 बनाया जो C2 और C3 से इनहेरिट हो रहा है। इसके अंदर एक डिफ देखिए इनिट फंक्शन है और ये इसमें सेल्फ डॉट नेम हु कर रहे हैं। अब ये इनिट कॉल होगा जो ही क्लास से हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो यहाँ हम बना रहे हैं, देखिए ये हम कर रहे हैं, ये C1 क्लास का नाम लिखा, ब्रैकेट मोहन स्ट्रिंग पास कर दिया। तो ये क्या करेगा, इसका इनिट फंक्शन कॉल करेगा और इनिट फंक्शन में ये सेल्फ यानी जो ऑब्जेक्ट हम I1 बना रहे हैं उसको पास करेगा, और हु में जो पैरामीटर पास हुआ है मोहन, तो सेल्फ में I1 हो जाएगा, हु में हो जाएगा मोहन। अब सेल्फ डॉट नेम मतलब I1 डॉट नेम मतलब I1 ऑब्जेक्ट का नेम इंस्टांस वेरिएबल, ये हो जाएगा हु मतलब मोहन। तो हम I1 का नेम हमने मोहन सेट कर दिया। हमको सेट नेम नहीं कॉल करना पड़ेगा, जो ही हमने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया अपने आप उसने इनिट फंक्शन कॉल कर लिया, हमको नहीं कॉल करना पड़ा, और नेम में मोहन रख दिया। ऐसे ही I2 इक्वल टू C1 सोहन पास करेंगे तो सेल्फ में I2 जाएगा और हु में सोहन जाएगा। सेल्फ डॉट नेम मतलब I2 डॉट नेम, I2 ऑब्जेक्ट का नेम जो इंस्टांस वेरिएबल है वो सोहन हो जाएगा, लेकिन हमको इनिट कॉल नहीं करना है, खुद कॉल किया है। अब अगर हम प्रिंट करा सकते हैं, देखिए I1 डॉट नेम I2 डॉट नेम, तो वही मोहन सोहन ये प्रिंट कर देना चाहिए इसको। अब इसको अगर हम रन कराएं इस सेल को, तो ये आ रहा है, देखिए I1 का नाम मोहन, I2 का नाम सोहन। अब देखिए ऑब्जेक्ट I1 का डिटेल, I1 में क्या क्या आया, नाम तो मोहन हो गया और सिटी में लखनऊ आ गया और रोल में टीचर आ गया। I2 ऑब्जेक्ट का नाम तो सोहन आ गया, सिटी में वही लखनऊ और रोल में वही टीचर। क्यों? क्योंकि C1 जो इनहेरिट किया है C2 और C3 से, तो C2 और C3 में जो प्रॉपर्टी है, ये जैसे ये सिटी वाली और रोल टीचर वाली, ये क्लास की प्रॉपर्टी है, किसी फंक्शन के अंदर सेल्फ डॉट लगा कर नहीं है, तो ये क्लास के वेरिएबल हैं। सिटी जो है C2 क्लास का वेरिएबल है और रोल जो है C3 क्लास का वेरिएबल है। अब चूंकि C2 C3 से C1 इनहेरिट कर रहा है, C2 C3 को इनहेरिट कर रहा है C1, तो C1 में भी ये सिटी और रोल वाली प्रॉपर्टी ऑटोमेटिक आ जाएंगी। तो C1 क्लास का भी जो सिटी लखनऊ ही होगा, रोल भी टीचर ही होगा, I1 I2 दोनों का, क्योंकि दोनों जो है C1 क्लास से ही आए हुए हैं। तो I1 I2 दोनों के जो सिटी और रोल हैं एक ही हो जाएंगे। जैसे देखिए I1 का रोल, जैसे यहाँ पर ये देखिए I1 का भी सिटी लखनऊ है और टीचर रोल है, रोल टीचर है। I2 का भी सिटी लखनऊ है और रोल टीचर है। ये होता है, जिससे इनिट मेथड है। इफ इट इज कोडेड, देखिए इनिट लिखना जरूरी नहीं है, इनिट फंक्शन अगर हम लिखे हैं तो सबसे पहले कॉल होगा ऑब्जेक्ट बनाते समय, नहीं लिखे हैं तो वो नहीं कॉल होगा। तो और ये फर्स्ट फंक्शन होता है, कॉल होता है। इफ इट इज कोडेड और इनहेरिटेड, पाइथन ऑटोमेटिकली कॉल्स ए मेथड नेम्ड इनिट ईच टाइम एन इंस्टेंस इज क्रिएटेड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। तो उसी क्लास में लिखना जरूरी नहीं है, अगर सुपर क्लास में भी इनिट फंक्शन डिफाइन है तो वो वही इनिट फंक्शन
सब क्लास में भी आ जाएगा। जैसे अगर C2 में भी इनिट लिखे होते हम और यहाँ नहीं लिखे होते C1 के अंदर इनिट, तो यहाँ जब बना रहे हैं तो उस समय भी वो इनिट कॉल होता, C1 से ले लेता। देखिए, न्यू इंस्टांस इज पास टू द सेल्फ आर्गुमेंट ऑफ इनिट एज यूजुअल। मतलब सेल्फ आर्गुमेंट जो पहला आर्गुमेंट है इनिट का, उसमें ऑब्जेक्ट पास होता है जिससे हम ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को सेट कर सकें। अब हम कुछ एग्जांपल देते हैं इस क्लास का। एक क्लास हमने बनाया, क्लास स्टूडेंट। स्टूडेंट के अंदर हमने, देखिए इसमें हमने दो फंक्शन बनाए। पहला फंक्शन है ये इनिट, तो ये तो कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, इसमें सेल्फ ऑटोमेटिक पास होता है ऑब्जेक्ट। और हमने लिख लिया जो पास हुआ है ऑब्जेक्ट सेल्फ, उसका नेम वेरिएबल को विजय सेट कर दिया और एज वेरिएबल को 18 सेट कर दिया और मार्क्स को 80 सेट कर दिया। तो जो ही हम स्टूडेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, इनिट कॉल होगा और नेम विजय करेगा, एज जो है 18 करेगा, मार्क्स जो है 80 करेगा। अब चूंकि ये तीनों हम सेल्फ डॉट लगा किए हैं तो ये इंस्टांस वेरिएबल हो जाएंगे, हर ऑब्जेक्ट के अलग अलग होंगे। दूसरा फंक्शन है डिस्प्ले। अब हर फंक्शन में सेल्फ पास होता है पाइथन में, ये रूल है और पहले पैरामीटर में। तो डिस्प्ले में हम कुछ अपना अलग से नहीं पास कर रहे हैं, बस सेल्फ पास होता है जो कि मैंडेटरी है। इसमें हम बस प्रिंट करवा रहे हैं, सेल्फ डॉट नेम प्रिंट करवा रहे हैं, मतलब ऑब्जेक्ट का नाम, फिर सेल्फ डॉट एज, सेल्फ डॉट मार्क्स हम प्रिंट करवा रहे हैं। तो ये तो क्लास की डिफिनीशन हो गई। ये क्लास इंडिपेंडेंट क्लास है, ये किसी का सब क्लास नहीं है, किसी को इनहेरिट नहीं कर रहा है। अब ऑब्जेक्ट हमने यहाँ बनाया है, स्टूडेंट क्लास का नाम कॉल किया और ब्रैकेट खोला बंद कर दिया, तो इससे जो है ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल होगा इनिट, क्योंकि हमने डिफाइन किया हुआ है। जो ही ये हमने लिखा obj इक्वल टू स्टूडेंट, तो स्टूडेंट क्लास का इनिट फंक्शन ये कॉल होगा। इसमें सेल्फ की जगह पर ये obj जाएगा, जो ऑब्जेक्ट हम बनाने जा रहे हैं सेल्फ ऑब्जेक्ट जाएगा। ये क्या काम करेगा इनिट फंक्शन, इस सेल्फ डॉट नेम, सेल्फ डॉट एज और सेल्फ डॉट मार्क्स में विजय 18 और 80 मार्क्स ये सेट कर देगा। तो अब जो obj बना ऑब्जेक्ट, उसका नाम हो जाएगा विजय, एज हो जाएगा 18, मार्क्स हो जाएगा 80। प्रिंट कैसे करेंगे, एक एक वेरिएबल को डॉट लगाकर, obj में डॉट लगा, obj डॉट नेम मतलब ऑब्जेक्ट का नाम डॉट वेरिएबल नाम, तो नाम प्रिंट करेगा ये विजय। obj डॉट एज कर लिखेंगे तो एज प्रिंट कर देगा 18। obj डॉट मार्क्स लिखेंगे तो मार्क्स को एक्सेस कर लेगा। अब obj डॉट डिस्प्ले, ऑब्जेक्ट का फंक्शन कॉल किया जाता है, अभी डॉट लगा, फंक्शन या वेरिएबल सबको हम डॉट लगाकर एक्सेस करते हैं। तो obj का डिस्प्ले एक फंक्शन है, क्योंकि ये obj स्टूडेंट क्लास का ही है और स्टूडेंट क्लास में ही ये डिस्प्ले है, तो obj भी डिस्प्ले को एक्सेस कर सकता है क्योंकि स्टूडेंट क्लास का ही ये ऑब्जेक्ट है। तो कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट नेम obj में डॉट लगाकर फंक्शन डिस्प्ले कॉल कर लेंगे। अब जब ऐसे कॉल करते हैं तो obj जो है ऑब्जेक्ट पास होता है सेल्फ की जगह पर, सेल्फ हो जाएगा obj। अब हम क्या प्रिंट करा रहे हैं, सेल्फ डॉट नेम मतलब obj डॉट नेम, वो ऑब्जेक्ट जो अभी बनाए हैं उसका नाम, ऐसे ही सेल्फ डॉट एज, उसका मार्क्स, सेल्फ डॉट मार्क्स, ये प्रिंट करवा रहे हैं। अच्छा, ये तो हम करते हैं ऑब्जेक्ट में डॉट लगाकर। पाइथन इंटरनली कैसे करता है, जब भी हम obj डॉट डिस्प्ले कॉल करेंगे तो पाइथन क्या करता है, इस तरह से हमको करने की जरूरत नहीं है, हम बता रहे हैं बस ये समझने के लिए पाइथन क्या करता है। जो ही हम obj डॉट डिस्प्ले कॉल करेंगे तो पाइथन देखेगा कि obj चूंकि स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट है, तो देखेगा स्टूडेंट क्लास में कोई डिस्प्ले फंक्शन है तो मिल जाएगा, तो वो ऐसे कॉल करेगा, क्लास का नाम स्टूडेंट, फिर डॉट लगाकर फंक्शन का नाम डिस्प्ले,
और उसमें ये ओबीजे जिसके ऊपर डिस्प्ले कॉल किया जा रहा है उसी ओबीजे को पास कर देता है। तो पाइथन इंटरनली ऐसे आप एक्सेस करता है, क्लास का नाम डॉट फंक्शन का नाम फिर ब्रैकेट में वो ऑब्जेक्ट पास करता है। अब जावा में जैसे पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट, 3-4 तरह के वेरिएबल होते हैं। प्राइवेट एकदम क्लास के अंदर से ही एक्सेस करते हैं, पब्लिक को कोई भी एक्सेस कर सकता है क्लास से बाहर भी। प्रोटेक्टेड में कुछ खास लिमिटेशन है जिसके उसके सब क्लास एक्सेस कर पाएंगे या उसी फोल्डर में जितने क्लास हैं। पाइथन में ऐसा नहीं है। पाइथन में पब्लिक तो सबके लिए पब्लिक है, कहीं से भी एक्सेस कर लेंगे डॉट लगाकर या, लेकिन प्राइवेट जो होता है स्पेशल ढंग से एक्सेस होता है और प्राइवेट वेरिएबल को लिखने का भी तरीका कुछ अजीब तरह का है, डबल अंडरस्कोर फिर वेरिएबल नेम जैसे मान लीजिए। और प्राइवेट इसलिए किया जाता है कि हम आसानी से एक्सेस न कर सकें किसी वेरिएबल को। कुछ इन्फॉर्मेशन होती हैं काफ़ी क्रिटिकल होती हैं, सब लोग ना एक्सेस कर पाएँ, सारे क्लासेज ना एक्सेस कर पाएँ, तो उनको हम प्राइवेट डिक्लेयर कर देते हैं। और पब्लिक में जो कॉमन होती हैं जिनको एक्सेस करने से कुछ या जिनको चेंज करने से कुछ खास नुकसान नहीं होना है, कोई रिस्क नहीं है, तो पब्लिक कर सकते हैं। प्राइवेट करते हैं डबल अंडरस्कोर फिर वेरिएबल का नाम, ये डबल अंडरस्कोर फिर वेरिएबल का नाम ऐसे हम डिक्लेयर करते हैं। और इसको अभी बता रहे हैं एक एग्जाम्पल से जरिए कि जो है कैसे एक्सेस किया जाता है। इनसाइड ए क्लास मेथड प्राइवेट वेरिएबल कैन बी एक्सेस्ड एज, देखिए सेल्फ, वो ऑब्जेक्ट जो पास हो रहा है डॉट लगाकर फिर अंडरस्कोर अंडरस्कोर वेरिएबल का नाम ऐसे एक्सेस होगा। ये उसका एग्जांपल है। मान लीजिए एक क्लास हमने एटीएम कार्ड बनाया, क्लास एटीएम कार्ड में दो फंक्शन हैं, ये डिफ इनिट है और डिफ डिस्प्ले है। इनिट तो फंक्शन इसका कंस्ट्रक्टर फंक्शन हो भाई, जो शुरू में ही कॉल होगा, इनिशियलाइजेशन टाइम जो ही ऑब्जेक्ट बनाएंगे अपने आप कॉल होगा, और उसमें सेल्फ ऑब्जेक्ट पास होगा, जो ऑब्जेक्ट बनाने जा रहे हैं वो ऑब्जेक्ट पास होगा। अब सेल्फ डॉट कार्ड नंबर एक वेरिएबल है जो इंस्टांस वेरिएबल होगा क्योंकि सेल्फ लाकर बना रहे हैं। तो सेल्फ डॉट कार्ड नंबर मान लीजिए 1 2 3 4 6 5 हो गया, ये कार्ड नंबर है। अब सेल्फ डॉट पिन, मतलब जो ऑब्जेक्ट बन रहा है उसमें डॉट लगाकर अंडरस्कोर पिन कर दिया। तो अब ये पिन जो वेरिएबल है ये प्राइवेट है, जानेगा क्योंकि पिन के पहले डबल अंडरस्कोर लगाए हैं। इसको इनिशियलाइज कर दिया 3453 से। तो अब चूंकि पिन जो है किसी भी एटीएम कार्ड का पिन नंबर क्रिटिकल होता है, इसीलिए प्राइवेट कर दिए। प्राइवेट करने के लिए इसको केवल पिन नहीं लिखे, अंडरस्कोर पिन लिख दिए और सेल्फ डॉट अंडरस्कोर पिन से इनिशियलाइज हो जाएगा पिन। इसकी वैल्यू हमने ये 3453 रख दिया। और ये सब इनिट में ही किया क्योंकि जो ही ऑब्जेक्ट बनाएंगे अपने आप वो खुद रख देगा। कार्ड का नंबर खुद वही 1 2 3 4 6 5 रखेगा और पिन जो है 3453 अपने आप रख देगा, हमको नहीं रखना है। फिर एक डिस्प्ले फंक्शन है, डिस्प्ले में देखिए हम प्रिंट करा रहे हैं सेल्फ डॉट कार्ड नंबर। कार्ड नंबर तो इंस्टांस वेरिएबल है, पब्लिक वेरिएबल है, तो केवल सेल्फ डॉट कार्ड नंबर से एक्सेस कर लेंगे। लेकिन पिन चूंकि प्राइवेट है वो एक्सेस होगा सेल्फ डॉट अंडरस्कोर पिन करने से एक्सेस भी होगा। तो ये क्लास की डिफिनीशन है यहाँ से यहाँ तक, जिसमें कोई क्लास वेरिएबल नहीं है, दो फंक्शन है, एक कंस्ट्रक्टर इनिट है, दूसरा डिस्प्ले फंक्शन है। अब ऑब्जेक्ट हम यहाँ बना रहे हैं ओबीजे इक्वल टू क्लास का नाम एटीएम कार्ड लिखकर और ये कर दिया तो ओबीजे। अब इतना लिखने से वो इनिट कॉल होगा और इसमें ओबीजे पास होगा सेल्फ पिज्जा पर, और कार्ड नंबर और पिन की वैल्यू ये असाइन कर देगा अपने आप। ओबीजे डॉट डिस्प्ले जब कॉल करेंगे तो इस डिस्प्ले फंक्शन में सेल्फ पिज्जा पर ऑब्जेक्ट ओबीजे जाएगा और ये ओबीजे डॉट कार्ड नंबर बता देगा 1 2 3 4 6 5, और पिन चूंकि प्राइवेट है तो एक्सेस करने के सेल्फ डॉट अंडरस्कोर पिन करके तो इसको प्रिंट कर देगा दो को। तो ये तो हम डिस्प्ले के अंदर कर रहे हैं, डिस्प्ले के अंदर सेल्फ डॉट अंडरस्कोर पिन कर दिए। और फंक्शन के बाहर एक्सेस करना हुआ तब
कार्ड नंबर को तो जस्ट ओबीजे मतलब ऑब्जेक्ट नेम डॉट कार्ड नंबर, क्योंकि कार्ड नंबर प्राइवेट है, प्राइवेट इंस्टांस वेरिएबल है। इंस्टांस वेरिएबल इसलिए है क्योंकि सेल्फ लगाकर इसको एक्सेस कर, दोनों इंस्टांस वेरिएबल है, कार्ड नंबर और पिन भी, जो हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग होंगे, मतलब हर एटीएम कार्ड के लिए अलग अलग होंगे। तो यहाँ पर पब्लिक जो वेरिएबल है कार्ड नंबर, उसको तो ऑब्जेक्ट डॉट कार्ड नंबर लगाकर एक्सेस कर लिया, लेकिन जो प्राइवेट वेरिएबल है पिन, उसको क्लास के बाहर से एक्सेस, देखिए ये हम प्रिंट यहाँ बाहर करा रहे हैं, क्लास के अंदर नहीं, ये बाहर हम आ गए। इसके अंदर अगर पिन को हमको प्रिंट कराना होगा तो ऐसे एक्सेस करेंगे, ऑब्जेक्ट का नाम जो ओबीजे है, क्योंकि इसी ऑब्जेक्ट का जो पिन हम एक्सेस करना चाहते हैं ओबीजे ऑब्जेक्ट का, तो ऑब्जेक्ट का नाम ओबीजे, फिर डॉट लगाकर फिर एटीएम कार्ड के क्लास नेम के अंदर एक सिंगल अंडरस्कोर लिखेंगे, ये सिंगल अंडरस्कोर, फिर क्लास का नाम एटीएम कार्ड। इसमें स्मॉल कैपिटल का भी ध्यान रखा जाता है, मतलब केस सेंसिटिव है ये। उसके बाद ये जो है बिना डॉट लगाए अंडरस्कोर पिन, मतलब वेरिएबल का नाम, लेकिन केवल पिन नहीं, अंडरस्कोर पिन। तो ये कितना ये कठिन तरीका है, मतलब फंक्शन या क्लास के बाहर किसी प्राइवेट वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए वो प्राइवेट वेरिएबल किस ऑब्जेक्ट का है, तो ओबीजे डॉट एक अंडरस्कोर फिर क्लास का नाम फिर डबल अंडरस्कोर फिर वेरिएबल का नाम पिन, प्राइवेट वेरिएबल का नाम, ऐसे एक्सेस किया जाता है। अभी इस सेल को अगर हम रन कराएं तो ये देखिए ये प्रिंट कर दिया, ये तो कार्ड नंबर पिन किया प्रिंट किया, और ये 3453 ये दो प्रिंट किया इसने डिस्प्ले के अंदर से, डिस्प्ले फंक्शन के अंदर, और बाकी ये जो दो हैं ये प्रिंट हो रहे हैं बाहर से, जो हम यहाँ प्रिंट करवा रहे हैं क्लास से बाहर, ओबीजे डॉट कार्ड नंबर और प्राइवेट को जैसे एक्सेस किए हैं। तो ये तरीका होता है एक्सेस करने का। इसी तरह का एक और थोड़ा सा वेरिएबल एग्जांपल देते हैं, जैसे ये है क्लास स्टूडेंट 2 है, क्लास का नाम स्टूडेंट 2। फिर इसमें 3 फंक्शन हैं, एक इनिट है जो बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर टाइम में ही कॉल होगा, दूसरा मॉडिफाई है, तीसरा जो है डिस्प्ले है। अब मॉडिफाई में देखिए सारे में सेल्फ पास करना जरूरी है, इनिट में भी सेल्फ सबसे पहला पैरामीटर, मॉडिफाई में भी सेल्फ, और डिस्प्ले में कुछ अपना पैरामीटर अलग से नहीं पास हो रहा है तो लेकिन सेल्फ लिखना जरूरी है, क्योंकि हर मेंबर फंक्शन के अंदर हम कोई ऑब्जेक्ट का वेरिएबल ही एक्सेस करेंगे तो सेल्फ पास करना जरूरी होता है। अब ये कैसे कॉल होगा, हम ओबीजे इक्वल टू स्टूडेंट 2 बनाए, स्टूडेंट 2 क्या है, इसी क्लास का नाम है स्टूडेंट 2। तो स्टूडेंट 2 हमने बनाए तो ये क्या करेगा, ये इनिट को कॉल करेगा, इनिट को, और ओबीजे जो ऑब्जेक्ट बना रहे हैं वो सेल्फ की जगह पर ओबीजे हो जाएगा। नेम इक्वल टू ये ब्लैंक की स्ट्रिंग है, इसमें कुछ है नहीं, और एज इक्वल टू 0 बाई डिफ़ॉल्ट टिक कर दिए, ये डिफ़ॉल्ट पैरामीटर है, मतलब नहीं भी कुछ करते हैं तो नेम जो है ब्लैंक स्ट्रिंग हो जाएगी और एज हो जाएगा 0। लेकिन अगर पास करते हैं कुछ खास नाम और एज दे करके, तो नेम और एज की जगह जो भी पास करेंगे वो उस सेल्फ ऑब्जेक्ट को असाइन हो जाएगा, सेल्फ डॉट नेम और सेल्फ डॉट एज पास करेंगे, तब नहीं पास करेंगे तो नेम और एज ये डिफ़ॉल्ट वैल्यूज रहेंगी। तो ये इनिट कॉल होगा, तो अब चूंकि यहाँ पर तो कुछ पास नहीं कर रहे हैं, केवल स्टूडेंट 2 लिख रहे हैं, कुछ पास नहीं कर रहे हैं इनिट में, और कुछ अलग नाम शुरू में ही रखना रहता तो यहाँ पर कामा देकर पैरामीटर लिस्ट में डाल देते स्टूडेंट की। अभी कुछ नहीं पास हो रहा है तो इनिट में यही कॉल होगा और डिफ़ॉल्ट नेम और एज सेट हो जाएंगे। अब हम प्रिंट करवा रहे हैं डिफ़ॉल्ट वैल्यूज को, ओबीजे डॉट डिस्प्ले, ओबीजे डॉट डिस्प्ले जब करेंगे तो डिस्प्ले में ये सेल्फ ओबीजे जाएगा, सेल्फ की जगह पर सेल्फ डॉट एज, मतलब ओबीजे जे डॉट नेम प्रिंट होगा और ओबीजे डॉट एज प्रिंट होगा। नेम में तो ब्लैंक स्ट्रिंग है, एज में 0 है तो वही प्रिंट होगा।
दूसरा हमने ऑब्जेक्ट बनाया, मान लीजिए स्टूडेंट, उसी क्लास का, देख लीजिए स्टूडेंट 2 क्लास का ही बनाया, लेकिन नेम की जगह पर रंजीत पास किया, कामा लगाकर एज की जगह पर 22 पास किया। तो नेम की जगह पर रंजीत जाएगा और एज की जगह पर 22 जाएगा, और कंस्ट्रक्टर फंक्शन इनिट कॉल होगा यहाँ भी। तो ये जब इनिट कॉल होगा तो नेम की जगह पर रंजीत आएगा, एज की जगह पर 22 आएगा। तो जो दूसरा ऑब्जेक्ट बन रहा है obj2, इसका नेम और एज हो जाएगा रंजीत और 22। ये obj2 हो जाएगा। अब obj2 डॉट डिस्प्ले कॉल करेंगे, डिस्प्ले फंक्शन कॉल करेंगे, तो यहाँ पर सेल्फ डॉट नेम रंजीत प्रिंट करेगा, सेल्फ डॉट एज जो है 22 प्रिंट करेगा। अब obj2 का हमने रंजीत और 22 सेट कर दिया, लेकिन ऑब्जेक्ट के इंस्टांस वेरिएबल को मॉडिफाई भी हम कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने ऑब्जेक्ट का नाम obj2 डॉट लगाकर फंक्शन का नाम मॉडिफाई कॉल किया, और कृष्णा पास किया पहला पैरामीटर के रूप में, 26 पास किया दूसरे पैरामीटर के रूप में। तो कृष्णा और 26 पास होगा और मॉडिफाई कॉल होगा। तो मॉडिफाई कॉल हुआ तो सेल्फ की जगह पर obj2 जाएगा, name की जगह पर कृष्णा जाएगा, एज की जगह पर 22 जाएगा। तो सेल्फ जो obj2 डॉट नेम हो जाएगा कृष्णा, और obj2 डॉट एज हो जाएगा 26। तो हमने obj2 ऑब्जेक्ट का नाम जो रंजीत था एज 22 का, उसको मॉडिफाई कर दिया कृष्णा और 26 से। कैसे obj2 डॉट मॉडिफाई कॉल किया, और उसमें सिर्फ ये कृष्णा और 26 पास किया। सेल्फ पास करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेल्फ जो है केवल लिखने की जरूरत है, पाइथन खुद ही पास कर देता है। तो जब मॉडिफाई कॉल किया तो हमने सेल्फ नहीं पास किया, लेकिन फंक्शन डिफिनीशन में लिखना पड़ेगा सेल्फ। तो अब हम प्रिंट करवा रहे हैं obj2 डॉट डिस्प्ले, तो प्रिंट कर देगा। दूसरा तरीका है एक्सेस करने की, तो फंक्शन के जरिए हम एक्सेस कर लिए, जैसे obj2 डॉट डिस्प्ले से नेम और एज एक्सेस कर ले रहे हैं। डायरेक्टली भी एक्सेस कर सकते हैं, obj2 ऑब्जेक्ट का नाम डॉट लगाकर नेम। अब नेम और एज चूंकि पब्लिक वेरिएबल है, तो डायरेक्टली डॉट लगाकर एक्सेस कर सकते हैं, obj2 डॉट एज भी एक्सेस कर सकते हैं। अब हम इसको सेल को अगर रन करवाएंगे तो देखिए ये आता है, डिफॉल्ट वैल्यूज आर, देखिए नेम इज इक्वल टू ब्लैंक स्ट्रिंग, एज इज इक्वल टू 0। डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, obj डॉट डिस्प्ले कॉल किया है, obj का अभी कुछ पास नहीं किया था, स्टूडेंट टू obj2 बनाया था, तो इसने डिफॉल्ट वैल्यू ले लिया, ये वाली डिफॉल्ट वैल्यू कंस्ट्रक्टर टाइम में। उसके बाद प्रिंट कर रहा है ये नेम इक्वल टू रंजीत, एज इक्वल टू 22, ये वाला डिस्प्ले कर रहा है। जब अब हमने obj2 बनाया था और कंस्ट्रक्टर टाइम में ही रंजीत और 22 पास कर दिया, तो इनिट में इसने रंजीत और 22 सेट कर दिया, तो obj2 का डिस्प्ले ये बता रहा है। उसके बाद ये जो है नेम इक्वल टू कृष्णा और एज इक्वल टू 26 बता रहा है, ये तब जब मॉडिफाई कर दिया है, तो obj2 डॉट मॉडिफाई करके कृष्णा और 26 पास किया। फिर लास्ट में obj2 डॉट डिस्प्ले जब करेंगे, चूंकि तो मॉडिफाई वैल्यू ही प्रिंट करेगा, तो वही कृष्णा और 26 जो है प्रिंट कर दिया। इस तरह से रन करेगा। तो पब्लिक वेरिएबल को तो डायरेक्टली ऑब्जेक्ट का नाम डॉट वेरिएबल का नाम एक्सेस कर सकते हैं। प्राइवेट वेरिएबल को हम स्पेशल ढंग से एक्सेस करते हैं, क्लास के बाहर से एक्सेस करते हैं, ऑब्जेक्ट का नाम डॉट एक अंडरस्कोर, फिर क्लास का नाम, फिर डबल अंडरस्कोर, फिर वेरिएबल का नाम से पिन है प्राइवेट वेरिएबल। तो प्राइवेट वेरिएबल का स्पेशल तरीका से एक्सेस करते हैं क्लास के बाहर, और प्राइवेट वेरिएबल को क्लास के अंदर किसी फंक्शन के अंदर एक्सेस करते हैं, सेल्फ मतलब ऑब्जेक्ट का नाम डॉट डबल अंडरस्कोर फिर पिन, ऐसे एक्सेस करते हैं। और असाइन भी ऐसे ही करते हैं, सेल्फ डॉट डबल अंडरस्कोर पिन, ये वैल्यू असाइन करते हैं। ठीक है, तो ये अभी हमने इंट्रोडक्शन बताया क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में। आगे चलकर हम इंस्टांस एंड क्लास वेरिएबल्स और भी चीज़ें हम देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।